आज करवाएंगे इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मल बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई भी कंट्री अमीर है गरीब है उसको नापने के डिफरेंट तरीके हैं, राइट। वन ऑफ द तरीका इज उसकी कंट्री की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है उसके साथ में बताते हैं ये कंट्री बढ़िया मतलब बढ़िया काम कर रहा है और ये कंट्री थोड़ा गरीब है अमीर है टाइप ऐसे करके। ओके, तो मुझे बताओ क्या आइडिया है तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का? व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? सपोज एक कार है, बस हो गई, तो एक बस चलाने वाला इंसान है, ठीक है, बस मेकर, और एक है टायर प्रोड्यूसर है। तो कौन सा काउंट होगा? ये काउंट होगा या ये काउंट होगा? दोनों काउंट होगा, गाड़ी होगी, डिपेंड करता है किस टाइप में एंड यूज क्या है। वेरी गुड, डिपेंड करता है एंड यूज का है। अगर वो टायर गाड़ी वाले को बेच रहा है तो काउंट नहीं होगा भाई। लेकिन अगर वो टायर किसी कंज्यूमर को बेच रहा है खुद के लिए, मतलब जैसे कोई बंदा है, जैसे मैं मेरे पास एक कार है, मेरा टायर खराब हो गया तो मैंने एक टायर खरीद लिया, राइट, तो वो काउंट होगा। एंड यूज कंज्यूम कहाँ पे हुआ है वो मैटर करता है, राइट। यहाँ पे इनपुट की तरह कंज्यूम हुआ है कि इनपुट है उसका, लाइक वो ये गाड़ी बना रहा है इसमें, राइट, तो गाड़ी की वैल्यू में टायर की वैल्यू आई जाएगी एट द एंड, समझ आ रही है। बट इस केस में वो अलग ही सिस्टम है, लाइक मैंने अपना टायर अलग से लगवाया। ओके, तो कह रही है एक नॉर्मल इस फाइनल का वर्ड बता रहा था मैं, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है देखो, जीडीपी एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुए हैं, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, अब आइदर चाहे वो सिटीजन बनाए और चाहे वो फॉरेन एमएनसी बनाए, ठीक है, चाहे वो फॉरेन एमएनसी बनाए और चाहे वो इंडियन सिटीजन बनाए, वो काउंट होंगे उसकी जीडीपी में। एक कंट्री की जीडीपी में क्या काउंट होगा? ये सारा मामला समझ आ रही है? समझ नहीं आ रही है? तो बेसिकली मेन फोकस ऑफ जीडीपी इज द ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, है ना, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट कि भाई इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट में जो भी सामान बना है, चाहे वो इंडियंस ने बनाया हो चाहे वो फॉरेनर्स ने बनाया हो, वो काउंट तो इंडिया की जीडीपी में होगा। समझ रही कहानी? अब क्वेश्चन आता है, क्या वो इंडियंस जो यूएसए में जिन्होंने अपनी कंपनी खोल रखी है लेकिन है इंडियंस, राइट, दे हैव द इंडियन पासपोर्ट, नेम ऑफ लाइक, अगर इंडियन एमएनसी कह लो, इंडियन एमएनसीज, जो इंडियन एमएनसीज हैं जिन्होंने यूएस या कहीं भी आउटर कंपनी खोल रखी है, यूएस वगैरह में, यूरोप में या कहीं भी, तो क्या वो काउंट होंगी जीडीपी में? नो, क्योंकि वो इंडिया की बाउंड्री से बाहर है। फिर वो काउंट कहाँ होंगी? वो काउंट होंगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बताता है कि किसने बनाया। इट्स अ सिटीजन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट, सिटीजन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट। बेसिकली दिस इज समथिंग लाइक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय ओनली सिटीजन्स, सिटीजन्स ने जो बनाया है। अब इसमें क्या ऐड होगा? इंडिया वाले और फॉरेन वाले, और माइनस क्या हो जाएगा? इंडिया में जो फॉरेन कंपनी आ रखी है उनका माइनस हो जाएगा। बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय सिटीजन्स। समझ आ रही है कहानी? दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सिंपल सी कहानी। ये सिटीजन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट है, दिस इज ज्योग्राफिकल सेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ये बताता है कि मामला कहां बना, ये बताता है कि मामला किसने बनाया। समझ आ रही है? जीडीपी और जीएनपी में नॉर्मल डिफरेंस। ओके, तो दिस इज व्हाट इज जीडीपी। कितने परसेंट जीडीपी अपने देश की? कितना है भाई, चेक करो, ढूंढ के निकालो। परसेंट मतलब इंक्रीज होता है। ये साल जितना था इस साल जितना उनको माइनस करके इंक्रीज पता है। इंक्रीज भी होता है और नॉर्मल जीडीपी भी आती है कि व्हाट्स लाइक परसेंट, वो तो परसेंट हो गया जो परसेंट पूछ रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, राइट। अमाउंट अलग होता है, 3 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ है, ठीक है, 3.18 समथिंग लाख करोड़ ऐसा करके। और परसेंट में क्या दिखाते हैं? परसेंट मतलब इंक्रीज कितना बढ़ा कितना पिछले साल। अच्छा, पिछले साल इतना, इस बार इतना, ये इस बार लाइक एस्टिमेट भी डालते हैं। घट गया तो माइनस में? घटता नहीं, इन्फ्लेशन रहती है तो हमेशा बढ़िया रहता है। 2020 में घट गया, ठीक है, वो अच्छा 2020 में घटा था। ओके ओके, कुछ क्वार्टर के लिए, पूरा होल ईयर के लिए घटा था। मुझे थोड़ी बताइए ना। में कोरोना था ना, कोविड, हाँ वो उसका फैक्टर रहा होगा, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है, देखते रहो ध्यान से, देखो ये तो जीडीपी जीएनपी समझ आया। एक कॉन्सेप्ट होता है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। क्या क्या होता है जीडीपी नापने के लिए? हम क्या देखते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, सपोज एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने
उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट से कि उसकी कॉस्ट कितनी आई और इक्वल्स टू हम निकाल लेते हैं मामला। ठीक है, सपोज एक बिस्किट का पैकेट है, उसी कॉस्ट अगर 1 रुपये है तो जितने भी बिस्किट बने, कितने भी लाइक 30 लाख जो भी बिस्किट बने, मल्टीप्लाई 1 तो जो भी कॉस्ट आएगी उसको हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, मनी वाइज, समझा रही है। अब ये कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि वो जीडीपी नॉमिनल होगी या रियल हो। समझना, देखो जब तुम्हारे पापा नौकरी में लगे होंगे, उनकी सैलरी कम थी लेकिन बट वो आराम से अपना गुजारा कर रहे थे उस टाइम पे। आज के टाइम में अगर वो सैलरी होगी तो गुजारा नहीं पाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस राइज की वजह से, राइट। प्राइस राइज की वजह से जो मामला हुआ है यहाँ पे, तो बेसिकली जब हम उसके प्राइस को, जब हम गुड्स एंड सर्विस के प्राइस को एडजस्ट करके देखते हैं आज के टाइम के हिसाब से, उसे नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आज अगर सपोज मैंने कोई पार्ले जी बिस्किट है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, पार्ले जी बिस्किट आज वो कितने रुपए का? 10 रुपए का, समझा रही है। अब मामला लाइक हुआ 30 बिस्किट बने और 10 रुपए में निकाले गए, तो कितने हो गए? 300 रुपए के बिस्किट, है ना। और यही रियल जीडीपी में क्या होता है? रियल जीडीपी में क्या होता है कि हम एक बेस ईयर लेते हैं जो पीछे से नापता है, समझा रही है, जिससे कि हमें ये पता लगे कि रियल टर्म्स में प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं बढ़ा। कहने का मतलब ये है कि प्राइस राइज की वजह से प्राइस ऊपर गया है या फिर रियल टर्म्स में जीडीपी बढ़ी है। फॉर एग्जांपल, अगर यही 30 बिस्किट को सपोज मैं अगर एक बेस ईयर लेता हूं कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन लिया 2011-12, आजकल का ये चल रहा है, बेस ईयर इज 10 प्रेजेंटली। इसको अगर लेके चलता हूं और इस टाइम अगर पार्ले जी का प्राइस हुआ करीब 5 रुपए, तो कितना आया? 150 रुपीज, समझा रही है। तो ये प्राइस राइज की वजह से यहां पे बड़ा वाला मामला दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं मान लो, ठीक है, प्राइस राइज की वजह से, तो हम जब भी एक चीज देखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, उसे आज के टाइम में नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और जब उसको हम रियलिटी में देखते हैं, लाइक उसका जो बैक रियल जीडीपी इन टर्म्स ऑफ लाइक उसका बेस ईयर प्राइस के हिसाब से, अरे बना तो दोनों में ही 30 है ना। एक देख रहे हो एक चीज, जो प्रोडक्शन हुआ है वो दोनों में 30 हुआ है। प्रोडक्शन इज 13 बोथ द ईयर्स, बट एक्चुअल में जीडीपी बोला, एक बंदा आया बोला कि जीडीपी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। वो गलत इसलिए नहीं क्योंकि उसने इन्फ्लेशन वाली चीज नहीं देखी, बट रियल प्रोडक्शन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। रियल प्रोडक्शन तो सेम है दोनों का। तो कहने मतलब ये है, जब भी हम किसी भी जीडीपी को देखते हैं तो हम दोनों ही इस वे में देखते हैं। ठीक है, और रियल पिक्चर कब निकल के आती है? जब हम उसको पीछे से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। तो यहां पे देखा कि प्राइस राइज हुआ है, ना कि रियल टर्म्स में आउटपुट है। अगर यहाँ पे 60 बिस्किट बनते और हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई तो 600 आता है ना, और यहाँ पे 60 को हम 5 से करते कितना आता? 300 आता। तब बोलते कि हाँ प्रोडक्शन बढ़ा है, 30 नहीं, यहाँ पे 30 का ऐड हुआ है, देख रहे हो, 150 से 300 हो गया। देन वी कैन से दैट कि हाँ रियल टर्म्स में वहां पे आउटपुट आया है। समझा रही कहानी? तो दैट इज द केस। तो रियल जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट है, लिखो जीडीपी के बारे में। जीडीपी जीडीपी लिखो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें लिखो कि the total GDP is the total amount of final goods and services, the total amount of final goods and services produced in a year, in a specific time, maybe month, year और decade। ठीक है, जनरली ईयर को मान के चलते हैं। in a specific time, maybe month, year or decade, inside a territory of a country, within the territorial limits of the country, okay, is called GDP। समझ रही है कहानी? अगला लिखो, इसमें लिखो कि इन जीडीपी वी एड
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेन एमएनसीज। समझ आई? ये कहानी है जीडीपी में। ओके, फॉरेन एमएनसीज। जीडीपी इज geographical concept. It tells the where the good is produced. It tells where the good is produced. समझा रही है? चेंज करते हैं, अगला लिखते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP is the total amount of goods and services produced by the citizens of the country in a specified period of time. GNP is total amounts of goods and services produced by the citizens of the country in a specified period of time, maybe month, year or decade. ठीक है? By the citizens it tells who produce the goods and services. Who produce the goods and services. समझ रही है? It's a citizen centric concept. तो बेसिकली सिटीजन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट, जीएनपी को ही ग्रॉस नेशनल इनकम कहते हैं और इसको कहते हैं, अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालूं जीडीपी से रिलेट करूं इसको जीएनपी से, तो जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट मतलब हमारी वाली एमएनसी से बाहर वाली एमएनसी को माइनस कर दिया। समझ आ गई है ना? ये जो हमारे सिटीजन वाली एमएनसी है उसकी इनकम से फॉरेन वाली एमएनसी की इनकम माइनस कर दी और जीडीपी में प्लस कर दिया नेट करके एट द एंड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है? तो ये होता है मामला। ठीक है? थैंक यू यार। तो लिख लो कि ये क्वेश्चन लिखो, GNI equals to GNP, gross national income equals to GNP equals to GDP प्लस GDP में क्या ऐड करेंगे, है ना? तो GDP से वो जो MNC वाला माइनस करके अपनी MNC प्लस कर देंगे। इंडियन वाली बात है ना यहाँ पे। तो ये कहानी है। किसी भी कंट्री का मुझे खुद ही देख के बताओ कि किसी भी कंट्री की अगर मुझे पॉलिसीज़ बनानी है कि मुझे कोई भी स्कीम्स लानी है, मुझे देखना है इन्फ्लेशन कितना हुआ कितना घटा जिससे कि मेरी इकोनॉमी अच्छे से काम करे, तो जीडीपी नापूंगा मैं उसकी या फिर जीएनपी नापूंगा? क्या भैया? कौन सी चीज़ को देख के मैं ये सब डिज़ाइन करूंगा? कौन सा बेटर मेथड है नापने का? क्या भैया फिर से बताओ। अगर मुझे किसी देश की पॉलिसी डिज़ाइन करनी है, राइट, मुझे देखना है कि उसमें कितनी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है, कितना उसमें इन्फ्लेशन आया है, उसको इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करना है, तो किस फैक्टर को मैं कंसिडर करूंगा? वाई सो? क्योंकि टेरिटरी की बात हो रही है ना, सिर्फ कंट्री। यस, तो जीडीपी इज द बेटर, लिख लो, जीडीपी इज द बेटर मेजरमेंट देन जीएनपी because GDP is domestic production, because GDP is domestic production where employment is created, inflation is moderated. Domestic production where employment is created, inflation is moderated, and tax revenues are yielded.
and tax revenues are yielded, yielded, yielded etc. समझा रही है? अबे हाँ ना तो बोलो यार. गुड. हेडिंग डालो, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी. रियल एंड नॉमिनल जीडीपी. रियल जीडीपी में लिखो. Real GDP refers to current year production. प्रोडक्शन इस अभी का है, लेकिन प्राइसेस कब के होंगे? प्री फिक्स डेट के, राइट? तो रियल जीडीपी रेफर्स टू करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ प्राइस ऑफ द ईयर ऑफ द कंपैरिजन. एट द प्राइस ऑफ द ईयर ऑफ द कंपैरिजन. ब्रैकेट में लिख लो प्रेजेंट जो बेस ईयर इंडिया ने सेट कर रखा हुआ है 2011-12, ठीक है? प्रेजेंट बेस ईयर इज 2011-12. आता है क्वेश्चन में बहुत बारी कि इंडिया का प्रेजेंट ईयर क्या है. ओके, बेस ईयर. समझाइए. नॉमिनल जीडीपी इज द जीडीपी विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन. नॉमिनल जीडीपी इज द जीडीपी विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन. विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन. तो प्रेजेंट वाली जो बेसिकली करंट लिख लो. बेसिकली बेसिक इक्वल्स टू करंट ईयर प्रोडक्शन विद करंट ईयर प्राइस. करंट ईयर प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय द करंट ईयर प्राइस. तो ये नॉमिनल जीडीपी होगी, राइट? प्रोडक्शन बेसिकली 30 हो रहा है, प्राइस लेकिन बढ़ा दिया तो ज्यादा रुपए उसमें अकाउंट में आ गए, दिख गए, राइट? एक है कॉन्सेप्ट, एक रेशियो है जीडीपी डिफ्लेटर. राइट डाउन जीडीपी डिफ्लेटर. इट्स द मेजर ऑफ द इंडेक्स. कैसे पता लगेगा कि इन्फ्लेशन आ रखा है? एक इन्फ्लेशन प्राइस इंडेक्स नापने का तरीका है. नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जितना भी रेशियो आता है पता लग जाता है. अगर नहीं है वो इन्फ्लेशन वाली चीज तो अपने आप मामला सेम ही आ जाएगा, राइट? तो लिख लो कि जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू द रेशियो बिटवीन nominal GDP and real GDP multiply by 100. समझाऊं इसको? तो क्या है, जीडीपी नापने के ना डिफरेंट तरीके होते हैं. जीडीपी नापने के डिफरेंट तरीके होते हैं और मोरलेस अप्रॉक्स वैल्यू तीनों तरीकों से सेम आती है. प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड. एक टर्म है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन को बनाने में किस किस चीजों की जरूरत होती है. क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मेनली 4 चीजों की जरूरत होती है. लैंड की जरूरत होती है, लैंड एरिया जहां पे कंपनी सेटअप करेंगे, राइट? अगर एक कंपनी वगैरह है तो लैंड तो चाहिए ना उसको. और लैंड में और क्या आता है उसमें, लाइक रॉ मटेरियल भी निकालने जैसे कोल वगैरह. ओके. लेबर चाहिए, राइट? कैपिटल चाहिए, यानी लाइक मनी भी कह सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल भी कह सकते हैं. एनीथिंग, कैपिटल इज एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन एक्टिविटी. और एंटरप्रेन्योर, इन तीनों चीजों को क्लब करके एक जो बंदा उन पे इन चीजों लाएगा, लाइक एक बिजनेस पर्सन, एक हैंडलर, वो भी चाहिए, राइट? तो ये 4 चीज चाहिए होती हैं फॉर अ प्रोडक्शन. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इनको बदले में क्या मिलता है? इनको बदले में मिलता है, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना? दिस इज वेज फॉर दिस एंड रेंट फॉर लैंड. ठीक है? तो क्या होता है, रेंट इज व्हाट? गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे इंडिया में इतना सारा लैंड एरिया है कि गवर्नमेंट ठीक से नहीं पता कर पाती कि ओनरशिप किसकी है, कि लोग मर जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर फाइनली वो ट्रांसफर होता रहता है, राइट? तो गवर्नमेंट ने क्या करा, लैंड एरिया को रेंट के टर्म में ले लिया कि किसी भी ओनरशिप हो, रेंट तो आएगा, इतना रेंट मान के चलते हैं. तो लैंड पे जो लैंड यूज हुआ, जिसने भी कंपनी वाले लैंड यूज करा, उसकी जगह उसको क्या देना पड़ेगा? उसको रेंट देना पड़ेगा. लेबर जो यूज हुआ उसको क्या देना पड़ेगा?
वेजेस देने पड़ेंगे। कैपिटल इज बेसिकली लाइक फिक्स्ड कैपिटल भी हो, जैसे मशीन वगैरह ह्यूमन कैपिटल, तो बेसिकली उसमें उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। बेसिकली बोरो किया उसने, एक ऐसे उन्होंने एक थ्योरी है काइंड ऑफ दैट थिंग। और जो एंटरप्रेन्योर ने ये सब प्रोडक्शन किया उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, राइट, बेचने के बाद सामान को, समझ आ रही है। तो जो हाउस होल्ड है यानी जो नॉर्मल जनता है वो प्रोवाइड करती है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और जो बिजनेस फर्म्स, कंपनी वाले हैं, वो क्या देते हैं, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट है, ये सब। रिमेंबर, यही तो दे रहे हैं एट द एंड। आप इनके पास जाओ, ये सब ये देंगे, समझ आ रही है। इसके बदले में इनको ये जो मामला मिला, ये लोग क्या करेंगे, चीजों को खरीदेंगे और उनको अपना एक्सपेंडिचर करेंगे, लाइक उन पे अपना पैसा खर्च करेंगे। और इसके बदले में ये बिजनेस फर्म वाले क्या देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। रिमेंबर, तो है तो इक्वली एक तरीके से। ये अगर इसकी इनकम है, ये अगर इसकी इनकम है, यानी हाउस होल्ड की इनकम अगर ये है, तो ये तो इसका एक्सपेंडिचर हो गया, इसका खर्चा ये हो गया, इसकी इनकम होगी। यानी एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम बन रही है, समझ आ रही थी इतनी सी बात। नॉर्मली यहां पे जो ये इनका खर्चा है, इसकी इनकम बन गई हो, राइट। तो गुड्स एंड सर्विसेज इसको देने हैं इसको। तो फाइनली व्हाट मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि चाहे प्रोडक्शन नाप लो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज नाप लो, चाहे इनकम नाप लो, और चाहे एक्सपेंडिचर नाप लो, मामला तो सेम ही आया, क्योंकि बंदे तो सेम ही है हर जगह, बंदे तो सेम ही है। एम आई राइट। सो ये कहानी मिला के यही है कि देयर आर 3 मेथड्स। अगर आप पूरी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो नाप के जीडीपी निकाल रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट काइंड ऑफ दैट थिंग, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, मोर लेस, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बताता हूं क्यों होगा। अगर उसके आप गुड्स को मल्टीप्लाई करके प्राइस से नाप रहे हैं, कि या फिर सॉरी जो बंदों की इनकम है, टोटल इनकम कितनी है बंदों की, अगर उससे नाप रहे हैं तो भी आपकी जीडीपी मोर और लेस सेम आएगी। अगर आप एक्सपेंडिचर नाप रहे हैं कि एक साल में कितना खर्चा हुआ देश का, तो भी बात सेम ही आएगी, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। व्हाई? बिकॉज इन इनकम मेथड, जैसे आपके घर में मम्मी वगैरह काम करती हैं, केयर इकोनॉमी, राइट, आपकी केयर करती हैं, घर का एकदम झाड़ू पोछा टाइप, ये सब, खाना बनाना, एल्डरली की सेवा करना, काइंड ऑफ दैट थिंग। लाइक जो हम घर के काम करते हैं, जो लेडीज या जेंट्स जो भी करते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते उस चीज़ के, बट आप वही काम किसी बंदे से करवाओगे जिसको आप रेंट हायर करोगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो वो तो काउंट हो रहा है, बट पहला वाला काम काउंट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा ऊपर नीचे मामला रहता है। एक और चीज, प्रोडक्शन में कैसे दिक्कत आती है, क्या हुआ, कंपनी ने सामान बनाया बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा सामान बनाया, एक टर्म होती है इन्वेंट्री। क्या होती है? इन्वेंट्री, यानी स्टोर। कंपनी ने बनाया, साथ के साथ नहीं बिकता, बिकने वाला ही तो सामान काउंट होगा कि कितना उसने बेका, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो इन्वेंट्री वाला है वो यहां पे तो प्रोडक्शन में तो काउंट हो जाएगा, बट यहां पे काउंट नहीं होगा एक्सपेंडिचर वाले में, कि उस पे तो एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं, समझ आ रही है। सो दैट्स व्हाई यू कैन हैव लिटिल बिट फ्लक्चुएशंस इन द वैल्यू, बट इन रियलिटी मोर और लेस दे आर सेम, ठीक है। इसलिए तीनों मेथड से कुछ भी निकालो, थोड़ा बहुत कर आके अल्टीमेटली सेम आता है मामला, बिकॉज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर सेम। बस किसी की एक्सपेंडिचर, किसी का इनकम है, किसी की लाइक गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो बना लो इसको, बनाओ। हेडिंग इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम। समझ आ नहीं हुई? देखो भी, जो समझा रहा हूं ना समझा उसी टाइम रोक देना, क्योंकि बेसिक है, ठीक है। जीडीपी नापता कौन है? हु कैलकुलेटेड जीडीपी फॉर इंडिया? लिख लो, जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO. GDP is calculated by Central Statistical Office, CSO. As per the नहीं, as per मत लिखो, अंडर MOSPI, अंडर किस मिनिस्ट्री में आता है ये? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एक डिपार्टमेंट था MOSPI के अंडर, दो इनफैक्ट, CSO एंड NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। बाद में इन दोनों क्लब कर दिया, क्लब करने के बाद एक ही डिपार्टमेंट, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो पहले जीडीपी ये निकालता था, अब जीडीपी ये निकालता है। तो अगर आंसर दोनों आए तो इसको करना, अगर ये आए तो इसको करना, समझ आ रही है? लिख लो, प्रेजेंटली
presently because of merging of CSO and NSSO, the new department created which is called National Statistical Office, NSO, National Statistical Office, NSO, which is responsible for calculating the GDP of a country. Which is responsible for calculating the GDP of a country. समझ आ रही है? अरे बस नहीं समझ आ रही है? चलिए ठीक है. एक बार ये मिनिस्ट्री का नाम रिपीट करना. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी. ठीक है. जीडीपी डिफ्लेटर बता दिया है ना. मैंने बेस ईयर बताया. बेस ईयर क्या है? 11-12. ओके. पहली बार इंडिया में जीडीपी का रफ कैलकुलेट किसने किया था? एनीबॉडी? लिख लो. फर्स्ट टाइम द रफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी. फर्स्ट टाइम द रफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी was done by दादाभाई नारोजी. दादाभाई नारोजी in 1868. कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? इन हिज बुक 1868, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया. फेमस बुक है इनकी, बहुत बार एग्जाम में आई है. पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया. इसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी इसी बुक के अंदर. ठीक है. पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक के अंदर ही इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी और जीडीपी के बारे में बताया. बाद में बहुत लोगों ने दी, लेकिन पहला बंदा जिसने साइंटिफिक तरीके से जीडीपी बताई, लिखो, द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट द जीडीपी, नेशनल इनकम, ऑन साइंटिफिक बेसिस वॉज, कौन था रे? इकोनॉमिक्स बताएंगे. नहीं सॉरी, वो स्मिथ, एडम स्मिथ. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं पूछ रहा. डॉक्टर VKRV राव. इंडियन पूछ रहे थे क्या? डॉक्टर VKRV राव. चलो फॉरेनर बताओ. फॉरेनर ने सबसे पहले किसने करी थी, ये बताओ. VKRV राव. साइमन कुडनेट्स ने कॉन्सेप्ट दिया था इसका, जीडीपी का. साइमन कुडनेट्स, फेमस इकोनॉमिस्ट. VKRV राव. ये भी एक ही है. हाँ भाई, एक ही है, एक ही इंसान है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट जीडीपी. बाकी पढ़ना है चैप्टर में. ओके. बाकी तीनों मेथड दिए हुए हैं कि कैसे कैसे निकालते हैं, उन्होंने बता ही दिया बेसिक. ठीक है. मेथड नहीं पूछता कभी. ठीक है. तो पढ़ लेना अपनी नॉलेज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है. अब आता है, देखो कॉन्सेप्ट है एक कि जीडीपी क्या एकदम बताने का तरीका है कि देश डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ किसी देश की जीडीपी 1 लाख करोड़ है फॉर एग्जाम्पल, क्या इसका मतलब ये कि वो प्रॉस्परस है? क्या उसके सारे लोगों में वो रुपया बराबर बटा हुआ है? क्या उसके सारे लोग डेवलप्ड हैं? ऐसा कैसे पता लगेगा? नहीं पता, नहीं पता लगेगा कि कुछ लोग अंबानी ऐसे बहुत ही अमीर है, क्या पता उन्होंने जीडीपी बढ़ा रखी हो, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा रखा हो, बाकी भूखे मर रहे हैं. राइट. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू सी व्हाट अमाउंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज इन इंडिया और इन एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया. किसने बनाया? हिंदुस्तान पाकिस्तान हमेशा दुश्मन नहीं है, दोस्त भी हैं. 1990 में वो. यस. एक बंदा था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक, विद द असिस्टेंस ऑफ अमर्त्य सेन. इन दोनों ने मिलकर बनाया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अगर एक नाम आए तो पाकिस्तान वाले का बंदे का नाम लिखना, और अगर 2 नाम आए तो दोनों ने लिखना. ठीक है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन्होंने बनाया था. ओके. बट लेटर इट गॉट मॉडिफाइड. फाइन. एंड बाद में नॉर्मल, तो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनके ऊपर है. कौन निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? UNDP. इसकी रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है. हम किस डिस्कस कर रहे थे? व्हाट्स द रैंक इन SDI 132. और लिख लो.
The United Nations Development Program, United Nations Development Program is responsible for publishing the Human Development Index. क्यों है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? बिकॉज ये लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को डेवलपमेंट का नाम देता है, मतलब बेसिकली इसके लिए डेवलपमेंट सिर्फ नॉर्मल किसी कंट्री के रुपए नहीं होते, इसके लिए डेवलपमेंट होता है उसका ह्यूमंस का डेवलपमेंट, राइट? एट द एंड दे आर द रिसोर्स। तो उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी एजुकेशन कैसी है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये चीज ये देखता है। फाइन, तो लिख लो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, प्रेस करना उसको ऊपर 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 उसको चार्जर को, हाँ। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक along with अमर्त्य सेन, इंडियन थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तो दोनों ही हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। पहले आरबीआई गवर्नर, फर्स्ट टाइम था। नोबेल प्राइज मिला है ना। नोबेल प्राइज है, हाँ, शायद कुछ तो फर्स्ट। इन इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन उसमें भी था ना भैया। This SDI is used by UNDP. This HDI is used by UNDP. Used by UNDP to bring out human development report every year since 1990, 1990 से, ओके? Since 1990। इन 2010 इंडेक्स गॉट सम मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई, पुल्स आ गई, मॉडिफाई करवा रखी है बाबा जी। सम मॉडिफिकेशन, ठीक है। फेमस ही हो गया बंदा तो। अरे ये तो बाबा कहता मॉडिफाई करवा रखे, डरो। ठीक है। हाँ लगभग क्या डायमेंशन क्या नापता है? ये नापता है किसी भी एरिया में उसकी हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये बेसिक याद रखना, ठीक है? लिखो SDI हैज 3 डायमेंशंस। दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है? तो इट मेजर्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इन दीज डायमेंशंस, इट मेजर्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इन दीज डायमेंशंस। सही बात है, जायज है। भैया एजुकेशन स्पेसिफिक है या फिर सब में? एजुकेशन के अंदर सब इंडिसेस हैं कि कितने बंदों ने एनरोल किया, कितने बंदों ने 25 साल से पहले एजुकेशन ली, तो अलग चीज़ है वो। बस बेसिक ये याद रखना कि इन 3 को नापता है वो। 4 ऑप्शन आएंगे, एक उल्टा पुल्टा होगा, तो ये 3 है, ठीक है? – 2010 में जब क्या हो रहा था, जब इसमें मॉडिफिकेशन हुई थी, तो नए 3 इंडेक्स पे यूएनडीपी ने लॉन्च करे। एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जस्ट इसका उल्टा। ये डेवलपमेंट नापता है इन 3 डायमेंशंस में, वो अंडर डेवलपमेंट नापती है इन्हीं 3 डायमेंशन में। बट उसके सब इंडिसेस मिला के क्या हो जाते हैं, 10 फैक्टर्स हो, 10 इंडिकेटर्स हो जाते हैं। उसके डायमेंशंस यही 3 हैं, बट एक में 2 ऐसे करके, एक में 3, एजुकेशन में बहुत 2-3 और कि इतने बंदे नहीं गए। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनके पास कार है, स्कूटर है, खाने के रहने के लिए जगह है, टॉयलेट है, हाउस है, ऐसे करके तो सब इंडिसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो सब इंडिकेटर्स कहते हैं, इंडिकेटर्स के 10 होते हैं, ठीक है? लाइक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राइट डाउन।
मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशन poverty index measures the deprivation of people अच्छा मम्मी नमकीन भी रखे गई हैं, measures the deprivation of people refreshment, इसमें क्या लिखा है आप deprivation of people in health education and standard of living, in health education and standard of living. It is the opposite of SDI. कोई बोले opposite of SDI क्या है? बोला MDPI. अब आता है पॉवर्टी। पॉवर्टी एक चैप्टर है, पॉवर्टी की बात करते हैं। पॉवर्टी गरीबी, गरीबी का जो पैमाना है यानी स्केल है सबके लिए अलग अलग है, राइट। देयर इज टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। रिलेटिव पॉवर्टी जो होती है वो लाइक सबकी अलग अलग है। कोई बोलेगा मैं तो इससे गरीब हूँ, अंबानी बोलेगा मैं बिल गेट्स से गरीब हूँ, समझ आ रही है, काइंड ऑफ दैट थिंग, बट है तो एक्चुअली अमीर हमारे रिस्पेक्ट में। तो एक इन्होंने एक पॉवर्टी लाइन बनाई हमारे इंडिया वालों ने, हर एक कंट्री के अलग अलग है। उन्होंने एक बेसिक नेसेसिटी रखी, बेसिक नेसेसिटी फॉर क्लोथिंग एंड लाइक ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, लाइक बेसिक नेसेसिटी, उसे पॉवर्टी लाइन बोला गया। जो भी उस पॉवर्टी लाइन से नीचे है उसे बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल बोला गया, बीपीएल लोग, समझ आ रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। बिल्कुल नहीं आता ये एग्जाम में। एग्जाम में आता है कि कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है एक इंसान के लिए, अर्बन और रूरल की अलग अलग है। रूरल वाले की जो रिक्वायरमेंट है पॉवर्टी के ऊपर रहने के लिए वो है 2400 कैलोरीज पर डे पर पर्सन, ठीक है। उसको 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए पर डे पर पर्सन, इतनी उसके शरीर में इतना जाना चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ वो पॉवर्टी से ऊपर है, समझ आ रही है। और शहर वाले के लिए 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे। क्यों भाई? क्योंकि गांव का बंदा ज़्यादा काम करता है, उसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। शहर का बंदा कम काम करता है, उसका फिजिकल वर्क कम होता है, तो उसको कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, राइट। दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी ये है कि अब देखो इतनी कैलोरी खरीदने के लिए इसको रुपए कंपेरेटिवली, इसको सब 10 रुपये लगे, इसको लगेंगे 20, वाई मतलब 15 या 15 लगा लो। क्यों? क्योंकि शहर में सेम चीज़ महंगी बिकती है, आ रही हो समझ में। तो रुपये की टर्म्स में कैलोरी रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा होती है और कैलोरी टर्म में इसकी ज़्यादा होती है। नॉर्मल समझाना क्या कहना चाह रहा हूँ। सो दिस इज बेसिक। तो ये पैमाना है, दिस स्केल वी आर यूजिंग प्रेजेंटली टू मेजर अ पर्सन हु इज बिलो पॉवर्टी लाइन और नॉट। देयर आर डिफरेंट मेजरमेंट ऑल्सो, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर सीडीएस एग्जाम। कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है पर पर्सन पर डे की? 2400 और 2100, समझ आ रही है। जितने भी बंदे पॉवर्टी लाइन से कम होते हैं उनको अगर काउंट करते हैं तो दे आर लाइक कंपेरेटिवली, जो पॉवर्टी वाले पीपल हैं, जो पूरी पॉपुलेशन है, अगर हम कंपेयर करते हैं इनको इनसे, तो ये हेड काउंट रेशो बन जाता है। दोज पर्सन हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड हेड काउंट रेशो। हेड काउंट रेशो निकाला एंड व्हाट यू फाइंड, दीज परसेंटेज ऑफ पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। समझ आ रही है कहानी? तो ये चीज लिखो थोड़ा सा इसके बारे में, पॉवर्टी के बारे में। ये इंडिया में है ना भैया या फिर हर जगह? नहीं, ये इंडिया वाला है, 2400-2100 इंडिया वाला, ठीक है। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट। खाने में कैसे कोई पॉवर्टी को डिफाइन कर सकता है? ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग्स को खाने के लिए सबने अलग अलग रिक्वायरमेंट लाई। मैं ये बता रहा हूँ कि कैलोरी रिक्वायरमेंट में हमारे पास इतना है, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर भी लाते हैं, एजुकेशन भी लाते हैं, हेल्थ एजुकेशन सब होता है, बट ये मैं तुम्हें बस खाने वाला बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये लिखो पॉवर्टी के बारे में, लिखो पॉवर्टी हेडिंग डालो, पॉवर्टी हेडिंग डाली, इसमें लिखो कि head count ratio is expressed as number of poor people as proportion to total population, as a proportion to टोटल पॉपुलेशन। समझाइए इतनी सी कहानी।
हेड डालो एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। डिफरेंट लोगों ने थ्योरी दी कि अगर ऐसे फॉलो करो तो ये पॉवर्टी लाइन आपको मिलेगी। समझा रही है? एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, डिफरेंट साइंटिस्ट एंड डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कमिटीज हेड केम टुगेदर एंड फॉर्म द लाइक थ्योरी कि अगर इससे नीचे से बोला कि 2400 नीचे अगर कोई बंदा कैलोरी ले रहा है तो गरीब है। ठीक है, तो इस टाइप से। तो पहली कमेटी लिखो, नंबर 1 कमेटी वीएम दांडेकर एंड नीलकांता रथ। वीएम दांडेकर एंड नीलकांता रथ, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, 4-5 कमेटी का नाम देगा, बोलेगा इसमें कौन सी पॉवर्टी से रिलेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वीएम दांडेकर है, वीएम दांडेकर एंड नीलकांता रथ, नीलकांता रथ 1971। मेन वाला लिखाऊंगा, ठीक है, बाकी के बस नाम लिख लो। 1971। दूसरी कमेटी लिखो, वाई के अलग कमेटी, वाई के अलग कमेटी 1979। थर्ड कमेटी 1979, डीटी लक्कड़वाला कमेटी, डीटी लक्कड़वाला कमेटी, इट इज 1989। इसने दी थी 2400 और 2100 वाली रिक्वायरमेंट। ही गेव द 2400 कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर रूरल पीपल एंड 2100 कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर अर्बन पीपल पर डे। तेंदुलकर कमेटी ऑन पॉवर्टी, ये कमेटी क्रिटिसाइज करी गई थी। देखो, दिस कमेटी वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड। तेंदुलकर कमेटी ऑन पॉवर्टी, दिस कमेटी वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड। अगला लिखो, रंगराजन कमेटी ऑन पॉवर्टी, रंगराजन कमेटी ऑन पॉवर्टी। ठीक है, रंगराजन कमेटी ऑन पॉवर्टी। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 3 टाइप के लोग होते हैं, मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मैं क्लासिफाई करूं, 3 टाइप के लोग होते हैं। वो लोग जो वर्किंग है, वो लोग जो वर्किंग, उन्हें क्या बोलेंगे, वो हमारे देश की क्या है, वर्क फोर्स है। वो लोग जो वर्किंग है और प्लस वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं प्रेजेंट रेट पे कि हाँ चलो 1 लाख रुपए की नौकरी निकली और ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बोला हाँ हम करेंगे। 100 रुपए की निकली, बोला हम करेंगे। ढूंढ रहे हैं, करना चाहते हैं, अवेलेबल हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कॉम्पिटिशन और सम रीजंस। ठीक है, तो वो लाइक विलिंग है बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है। दीज कैटेगरी ऑफ पीपल आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है, और लेबर फोर्स में दोनों आते हैं, वर्किंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयड और वर्किंग दोनों मिला के लेबर फोर्स बनती है। ठीक है, एक होता है नॉट इन लेबर फोर्स, जो करना ही नहीं चाहते, खुद की मर्जी से एम्प्लॉयमेंट है बट दे डोंट वांट टू गेट एम्प्लॉयमेंट, दे वांट टू लाइक रिमेन आइडल। जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेस वाले लोग, ठीक है, घर में ही मस्त, हमें चाहिए नहीं। लेजी पीपल, नॉर्मल। ठीक है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में। लिखोगी, ये लिख लो, वर्क फोर्स इक्वल्स टू वर्किंग पीपल। बता रहा हूं, वर्क फॉर वर्किंग पीपल। लेबर फोर्स इक्वल्स टू वर्किंग पीपल, मतलब वर्क फोर्स प्लस लेबर फोर्स इक्वल्स टू वर्क फोर्स प्लस ये अनएम्प्लॉयड पीपल। अनएम्प्लॉयड पीपल की डेफिनेशन लिखो, being not engaged in work, and either making tangible efforts to seek work
or available for work or being available for work, Making tangible efforts. either making tangible efforts to seek work or being available for work if the work is available. तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इक्वल टू अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं. समझ आ रही है? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इक्वल टू अनएम्प्लॉयड पीपल. कहानी समझ आई? देखो भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, जीएसटी वगैरह आया, उसकी वजह से किसी को अनएम्प्लॉयमेंट हुई. जब स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, इकोनॉमी में रिसेशन आया वगैरह, ये सब जब भी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं उसके स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शन बीच बीच में. सीन क्या है इसका? सपोज एक बंदा एक कंपनी में वर्क कर रहा है, फिर वो दूसरी कंपनी में उसने अप्लाई किया, उस बीच उसने जॉब छोड़ दी, तो बीच का जो पीरियड उसका अनएम्प्लॉयड है, तो दिस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट. एक बंदे ने करी है बीटेक, कर रहा है वो चपड़ासी नौकरी, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? हायर 10 पास होना चाहिए. तो वो बंदा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अंडर एम्प्लॉयड. इसलिए कहता हूँ कि इफ यू हैव गेट द नॉलेज एंड स्कूलिंग एट दैट लेवल, यू टू स्ट्राइव फॉर दैट थिंग, नॉट गो फॉर लाइक समथिंग कि भर्ती मारने में लगे पड़े हो. गलत नहीं है, बट खुद में अंडर एम्प्लॉयड है वो. समझ आ रही कहानी? बड़ा सपना देखने की हिम्मत भी बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम लोगों में. और जो देखते हैं फिर वो डर रहे हैं, फिर उनकी गलती है. अरे सपना देखो यार और उसको निकालो. समझ आ रही है? तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. राइट डाउन, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसमें क्या सीन होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में बड़ा प्यारा सीन होता है, पहले ही बताया हुआ है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका सीन ये होता है, लोग हमें दिखते तो हैं काम करते हुए, बट दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड. फॉर एग्जाम्पल, इन डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज एक खेत है, उसमें जरूरत है 2 लोगों की, और उसमें कम काम कर रहे हैं 5 लोग. ठीक है. जब 2 लोगों ने काम किया तब भी कुछ लाइक 1 टन ऑफ क्रॉप्स होगी. समझ आ रही है? और जब 5 लोगों ने काम किया तब भी 1 टन ऑफ क्रॉप होगी. तो जो बाकी 3 बंदे ऐड हुए उनकी वजह से कुछ एडिशन नहीं हुआ, कुछ भी मार्जिनल प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ. तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या आया? 0 आया. तो ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारी इंडियन एग्रीकल्चर का. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. होता ना गांव में लगे बड़े बस ऐसे ही, याद रखना है, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है. डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में लिखो कि here the people are apparently employed, but their marginal product is 0. That is, contribution to the production is nil. Contribution to the production is null and void. समझ आ रही कहानी? This type of unemployment is feature of Indian agriculture. This type of unemployment is feature of Indian agriculture. Okay? अब एक कॉन्सेप्ट है, और बाकी एम्प्लॉयमेंट जो भी है तुम बुक से देख लेना. समझ आ रही है? ये इंपॉर्टेंट वाली थी. स्ट्रक्चर वो आती भी नहीं है, आएगी यही आएगा. बोले डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हो? क्या ये एग्रीकल्चर का फीचर है इंडिया का, या इंडस्ट्रीज का है? किसका फीचर है? इट्स अ फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ओके. नेक्स्ट इज लेफर्स कर्व. हाँ भाई पढ़िए. ये एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है. नहीं, नॉर्मल एक अलग कॉन्सेप्ट है. लेफर्स कर्व पढ़ा है रे? क्यों नहीं पढ़ा? यू क्या होती है? लेफर्स बोल रहा हूँ, लेफर्स तो दूसरी हो जाएगी. लॉरेंस कर्व, ऑरेंज का तो पता है.
ये नहीं बताती लेफर्स? लेफ्ट से याद नहीं आ रही सुनी। हाँ वही बहुत सारी बात सुनी। तो लॉरेंस कर्व तुम्हारे पास भी इकोनॉमिक्स सीखे बे? ये जो AEB है, दिस इज लॉरेंस कर्व। AEB, लाइन ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है, समझ गए? इट्स लाइक पीपल लिख लो 0 से 100, अगर बढ़ रहा है तो और ये 0 से 100 लिख लो इनकी इनकम। दिस इज इनकम एंड दिस इज पीपल, जो ये उनकी इनकम है, ठीक है? तो पॉइंट ई क्या बता रहा है? ध्यान से देखो, पॉइंट ई क्या बता रहा है? पॉइंट ई बता रहा है कि 90% ऑफ पीपल, हाँ है ना, लगभग 90 है ना ये, तो 90% ऑफ पीपल कितनी तनख्वाह कमा रहे हैं? मात्र 60% ऑफ इनकम कमा रहे हैं 90% ऑफ पीपल। आ रही है समझ में? ये जो बंदे हैं यहाँ पे देखो, पॉइंट पी को देखो, ई को देखो, दिख रहा है कितने पीपल का यहाँ पे? अगर ये 90, अगर मैं इसको 90 बोलूँ और ये 100 है ना यहाँ तक 100, तो 90% हो गए। तो 90% ऑफ पीपल कितनी इनकम कमा रहे हैं? अगर ये 60% है तो 60% कमा रहे हैं ना, समझा रही है? दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, समझा रही है? और दूसरा क्या दिखता है हमें कि 10% ऑफ पीपल कितनी कमा रहे हैं? 40% ऑफ इनकम। तो है ना इनइक्वलिटी? 10% लोगों के पास 40% तनख्वाह है देश की, और 90% लोगों के पास बस 60% है। तो देयर इज लाइक अघोर इनइक्वलिटी, घोर इनइक्वलिटी है, राइट? तो लॉरेंस कर्व इनइक्वलिटी बताती है। एक इसमें कोफिशिएंट निकालते हैं, गिनी कोफिशिएंट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? गिनी कोफिशिएंट। देखो, दिस इज AB इज लाइन ऑफ इक्वलिटी, दिस इज लाइन ऑफ इक्वालिटी। ये जो कर्व है, दिस इज लॉरेंस कर्व, मैंने बताया इट्स लाइन ऑफ इनइक्वलिटी। समझ आ रही है कहानी? ठीक है। गिनी कोफिशिएंट कहता है एरिया अबव लॉरेंस कर्व अपॉन एरिया बिलो लाइन ऑफ इक्वलिटी। यानी ये लॉरेंस कर्व है, दिख रही है? तो ये कौन सा एरिया हो गया? लॉरेंस कर्व के ऊपर वाला एरिया, है ना? और इसको A लेता हूं और इसको यहां से यहां तक, देख रहे हो, ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक ये जो पार्ट है लॉरेंस कर्व के वाले के ऊपर आ रही है को ले रहा हूं A, और इसके नीचे वाले को ले रहा हूं B। समझ आ रही है? तो इक्वलिटी के नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा? A प्लस B, है ना? तो A अपॉन A प्लस B नहीं हो जाएगा? ये होता है गिनी कोएफिशिएंट, एरिया अपॉन लॉरेंस कर्व, एरिया बिलो लाइन ऑफ इक्वलिटी। क्लियर आ रही है बात समझ में? दिस इज गिनी कोएफिशिएंट, जो कि इनइक्वलिटी नापने के लिए काम आता है। लिख लो, चलो राइट डाउन। भैया बना ले। लॉरेंस कर्व, हाँ लॉरेंस कर्व बना लो, लॉरेंस कर्व बना लो, और फिर लिखवा देता हूं थोड़ा थोड़ा। इधर देखो, एक और कर्व देख लो, फिर दोनों एक साथ ही लिखवा दूंगा। ये वाली छोटी सी, ये है इनइक्वलिटी वाई एक्सिस पे, ये है पर कैपिटा इनकम, हर एक बंदे की इनकम। ठीक है। कहता क्या है ये? जैसे देश का ग्रोथ होगा, जैसे जैसे देश की पर कैपिटा इनकम बनेगी, बढ़ेगी, तो वैसे वैसे इनइक्वलिटी बढ़ेगी। समझ आ रही है? लेकिन टाइम क्या होगा, जब देश की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये सीन है कुज़नेट्स कर्व। ये क्या है? कुज़नेट्स कर्व, जिसने पहली बार जीडीपी का आइडिया दिया था, साइमन कुज़नेट्स। उसने बोला था स्टार्टिंग में जब आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही होगी, यानी जब डेवलपमेंट वाला स्टेज होगा, उस केस में इनइक्वलिटी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो जाएगी लोगों की, अल्टीमेटली इनइक्वलिटी विल कम डाउन। दिस इज कुज़नेट्स कर्व, नॉर्मल कुज़नेट्स कर्व लिखवा देंगे। बना लो ये पहले, लॉरेंस कर्व बना लो, लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व बनाओ फटाक से। लॉरेंस कर्व, कर्व आते हैं डायरेक्ट, 3-4 कर्व है, फिलिप्स कर्व, लेफर्स कर्व, लॉरेंस कर्व, कुज़नेट्स कर्व। और नहीं है, इनको रट्टा मार लेना, एक ना एक आ जाएगी, हर बार रिपीट मारती है। ठीक है। लॉरेंस कर्व इज अ लाइन ऑफ इनइक्वलिटी point E on Lorentz curve shows that point E
on Lorentz curve shows that 90% of the people 90% of the people earns 60% of the income. 90% of the people earn 60% of the income, and 10% of the people earns 40% of the income. 10% 40% इनकम कमाते हैं. Hence there is an inequality. ठीक है. लॉरेंस कर्व क्या है? लाइन ऑफ इनइक्वलिटी. दिमाग में डालना इसको. हेडिंग डालो गिनी कोफिशिएंट. इसी में गिनी कोफिशिएंट, GINI, गिनी कोफिशिएंट. गिनी कोफिशिएंट में लिखो कोफिशिएंट. गिनी कोफिशिएंट. It measures the inequality. Gini coefficient, it measures the inequality by using Lorentz curve. By using Lorentz curve. अब डेफिनेशन या फॉर्मूला लिख लो डायरेक्ट, है ना. गिनी कोफिशिएंट इक्वल्स टू एरिया अबव लॉरेंस कर्व अपॉन एरिया बिलो लाइन ऑफ इक्वलिटी. गिनी कोफिशिएंट इक्वल्स टू एरिया अबव लॉरेंस कर्व अपॉन एरिया बिलो लाइन ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी ये वाली लाइन, इसको भी मार्क कर लेना और ए बी बना के लिख लो, ए अपॉन ए प्लस बी. ठीक है, ताकि आइडिया रहेगा तुम लोगों को. ए अपॉन ए प्लस बी. ठीक है, क्लियर. इनइक्वालिटी लाइन ऑफ बुक है, ये इक्वालिटी है. नहीं वो line हाँ, है। इक्वालिटी. इक्वालिटी इनइक्वालिटी. और भैया जो डाटा है 90% पीपल के पास, ये फिक्स है मतलब. एक लॉरेंस ने कर्व बना के बोला कि ऐसी बात है. ये लॉरेंस की थ्योरी है, फिक्स नहीं है. लॉरेंस की थ्योरी है, तब के टाइम जो उसने थ्योरी दी लॉरेंस कर्व के माध्यम से. ठीक है, कि उसने बोला कि पर कैपिटा इनकम जो है ना मामला, पर कैपिटा इनकम वाली चीज, इट कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ लाइक नोइंग द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया. ठीक है, पर कैपिटा इनकम से साफ साफ अलग से दिख रहा है कि भाई यहाँ पे इनइक्वालिटी है, एकदम अल्टीमेट इनइक्वालिटी है. रीजन क्या है? क्योंकि नोबडी नोज कि कौन कितना कमा रहा है. तो उसने एक ये थ्योरी दे दी कि मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा है. एज पर लॉरेंस कर्व देयर इज इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. ठीक है, तो एज पर लॉरेंस कर्व देयर इज इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. कुजनेट्स कर्व, KUZNETS. कुजनेट्स कर्व NETS. इट इज अ बेल शेप्ड कर्व. बेल की तरह है ना, जो घंटा जाता है मंदिरों में. इट्स अ बेल शेप्ड कर्व. तेज देखो सुधीर, बना लेना, बनाने का टाइम दे दूंगा. इट्स अ बेल शेप्ड कर्व. इट सेज दैट in a developing economy, initially the inequality will rise. Initially the inequality will increase, rise. But with the growth of per capita income, inequality will come down in long term. Inequality will come down in long term. ये बेल शेप तो बना ली. यहाँ पे नाम कौन लिखेगा आसपास? आपने मौका दिया अभी? हाँ लिखो, मौका दे रहे हैं. मारो चौका. बेड़ रहे हैं भाई साहब. लिखो. हाँ, इन लॉन्ग टर्म. भैया बट विद द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम. अच्छा, ऐसा लिखा है क्या? इनइक्वालिटी विल डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म. साफ साफ दिख रहा है कर्व के माध्यम से. राइट, लिख लो, बना लो. बजट इज बेसिकली इन बजट डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. 1 फरवरी के आसपास वो प्रेजेंट करते, पहले एंड में करते थे. अब 1 वीक ऑफ फरवरी में, 1 फरवरी को इनफेक्ट कर ही देते हैं वो लोग. क्या होता है बजट में? एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ कमिंग ईयर. जैसे इफ आई सपोज
अगर 2010 और 11 का है बजट प्रेजेंट हो रहा है, तो 2009-10 और 2008-9 ये 3 ईयर दिखेंगे उस बजट में। इसमें साफ साफ दिखेगा एग्जैक्ट फिगर्स ऑफ 2008-9 पिछले ईयर की, ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ये करंट ईयर है क्योंकि 10 क्यों आया है, मार्च में फरवरी तो प्रेजेंट हो रहा है, करंट ईयर नहीं होगा, करंट ईयर। एंड दिस इज कमिंग ईयर। ओके, तो करंट ईयर की रिवाइज फिगर्स होती हैं, प्रीवियस ईयर की एग्जैक्ट फिगर्स होती हैं, और अपकमिंग ईयर की प्रेडिक्टेड एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं। क्या फिगर्स होती हैं? रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, कितना आएगा कितना जाएगा। ठीक है, आता दो तरीके से है पैसा, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। क्या रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? इतना मान के चलो बस, नॉर्मली रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू, रिसीट्स मतलब रेवेन्यू, जहां पे वर्ड आए रेवेन्यू रिसीट्स, बेसिकली वन वे ट्रांजैक्शन, एक बार आएगा बस, एक बार होएगा, दोबारा उधर नहीं जाएगा। वन वे ट्रांजैक्शन, वन वे ट्रांजैक्शन, जहां पे रेवेन्यू ऐसा वर्ड आएगा, जहां पे रेवेन्यू ऐसा वर्ड आएगा वहां पे वन वे ट्रांजैक्शन होगा। आ रही है समझ में? और जहां पे कैपिटल जैसा वर्ड आएगा, बेसिकली लायबिलिटी है, आपको वापस करना है, आपको वापस करना है पैसा, तो यानी टू वे ट्रांजैक्शन, पैसा आएगा तो पैसा जाएगा भी। सेम चीज जैसे पैसा खर्च हो गया, पैसा वापस नहीं आ रहा, लेकिन इसमें पैसा वापस आएगा अगर आप खर्च कर रहे हो। तो आपने किसी को लोन दिया, लोन वापस आएगा ना, नहीं आएगा? तो काइंड ऑफ दैट थिंग। इतना बेस्ट तरीका है एकदम याद करने का, हाँ भैया। टू वे ट्रांजैक्शन, वन वे ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू वाले। तो बजट ये सब बताता है। ओपन द बुक लाए हो शंकर गणेश की, ओपन बुक, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ वे ऑफ डायग्राम। यही बजट है, ठीक है? खोलो बजट वाले चैप्टर को, खोलो ओपन बजट एंड ओपन दिस डायग्राम फर्स्ट। हाँ, फाइनेंस यही है, दिख रहा है? बुक नहीं है, शेयर करो, आगे आगे एक बुक, गुड, दिखाओ उसको, दिख रहा है? ये डायग्राम बहुत, फ्लो चार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई? समझ आ रही है कहानी, नहीं आ रही है? बताओ ये पेज नंबर। चैप्टर 5 है। आगे ये देखो, आगे कोऑर्डिनेट्स कर दिख रही है? हाँ, यही है, उल्टा करो, दिख रहा है? बजट। सो दिस इज बजट। बजट में एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होते हैं, समझ आ रही है? रिसीट्स दो टाइप की, कैपिटल रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर दो टाइप का, कैपिटल रेवेन्यू, है ना? इसमें एक्सपेंडिचर बताया हुआ है नॉर्मल पहले, लेकिन एक बार स्टार्टिंग से चालू करते हैं। अगले वाले ग्राफ में देखो, रेवेन्यू रिसीट दिखी होंगी, दिख रही है रेवेन्यू रिसीट्स? अगले वाले में मैंने क्या बोला? वन वे ट्रांजैक्शन है, समझ आ रही है? क्या है? वन वे ट्रांजैक्शन। तो रेवेन्यू रिसीट 3 टाइप की होती है। तो टैक्स रेवेन्यू, जो पैसा टैक्स से आ रहा है वो टैक्स रेवेन्यू, टैक्स आप देते हो उसके बदले में कुछ मांगते हो कि हमने टैक्स दे रहे हैं, हमें दो ऐसा करके, टैक्स गया तो गया। अब टैक्स दो टाइप के होते हैं नॉर्मली, क्लब करके देखें तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना? लेकिन इसमें अलग अलग देर का। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, जो इनकम पे कटता है। एक्साइज ड्यूटीज, जो गुड्स एंड सर्विसेज आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो टैक्स लग रहा है उसे एक्साइज ड्यूटीज कहते हैं। जीएसटी सप्लाई पे लगता है, पता है? कस्टम ड्यूटीज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है वो कस्टम ड्यूटीज। टैक्स ऑफ यूटी, जो यूटी में टैक्स लग रहा है बस ऐसा करके। एंड अदर टैक्स एंड ड्यूटी, जो बाकी के बचे टैक्स हैं जैसे यूटी वगैरह में, वेल्थ टैक्स वगैरह, वो सब इसमें आते हैं। नॉर्मल आ रही है इस बात समझ में? दीज आर टैक्स रेवेन्यूज। नॉन टैक्स यानी टैक्स नहीं होगा, लेकिन फिर वन वे क्या होगा? जैसे इंटरेस्ट, आपने, सरकार ने, देश की हमारी भारत सरकार ने लोन दिया किसी को भी, स्टेट गवर्नमेंट को दिया, किसी को भी दिया, उस लोन पे इंटरेस्ट तो आएगा, आया नहीं आएगा? उस इंटरेस्ट को यहाँ पे काउंट करते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है, जा थोड़ी रहा है, लोन आएगा वापस, इंटरेस्ट तो वन वे हो गया ना एक तरीके से, समझ आ रही है? जो ब्याज आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, जो पैसा आपने दिया, वो वन वे ट्रांजैक्शन, नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। सेंट्रल स्टेट को भी लोन देता है? बिल्कुल देता है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो उनका कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसके बेसिस पे उसको लोन दे रहा है। अगला है डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स।
जहां पे भारत सरकार की, अबे देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मुझे देख रहा हूँ कहाँ है डिविडेंड प्रॉफिट? क्या ये रहा? हाँ कहाँ है? गुड। तो जहां पे भारत सरकार के शेयर्स हैं प्राइवेट कंपनी में, उस शेयर्स पे डिविडेंड आ रहा है, समझ आ रही है? प्रॉफिट हो रहा है ना, तो वो डिविडेंड वन वे है, प्रॉफिट आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और प्रॉफिट कहाँ पे होएगा? जहां पे पूरी बार PSUs बेसिकली जो फुल्ली भारत सरकार की कंपनी है उससे प्रॉफिट आता है, जहां पे भारत सरकार के कुछ शेयर हैं प्राइवेट कंपनी में उससे डिविडेंड आता है। समझ रहे हैं इतना हल्का डिफरेंस? तो दिस इज बेसिकली दिस थिंग। अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज, अब अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या है? रिसीट्स, फिस्कल सर्विसेज। आपने पैसा इधर देखो, लुक एट दिस। सपोज मैंने 2000 रुपए का नोट बनाया, उस दिन भी बताया था मैंने एक तरीका, इसको बनाने में लगा थोड़ा कपड़ा वपड़ा जो भी नोट का वो होता है, पेपर वगैरह ये सब, मात्र इसको बनाने 10 रुपए लगे, ठीक है? तो 1990 रुपए कहाँ गए? सरकार की जेब में, कि पैसा तो 2000 का है, ठीक है? तो सरकार को फायदा होता है भारी नोट छापने से, ओके? क्योंकि फेस वैल्यू तो उसकी 2000 है, लेकिन रियल प्रोडक्शन वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। थोक में बना दिया 5 रुपए होगी, ठीक है? काइंड ऑफ दैट थिंग, बट फेस वैल्यू कितनी है? 2000। तो ये चीज है। अरे समझ क्या है? तो कहानी है बजट की, समझ आया बजट क्या सीन है? रेवेन्यू रिसीट समझ आई क्या सीन है? तो रेवेन्यू रिसीट हम एक लास्ट पार्ट कर रहे थे, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, राइट? फिस्कल सर्विस करवा दिया था, राइट? अदर जनरल सर्विसेज करवा, अदर जनरल जो आप यूपीएससी एग्जाम देते हैं, राइट? यूपीएससी एग्जाम में कोई फीस आ रही है गवर्नमेंट के पास, वो यहाँ पे ऐड हो जाती है। एग्जाम दिया तो पैसे गए ना वापस थोड़ी आते हैं। नेक्स्ट सोशल सर्विस, कोई भी स्कूल वगैरह, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे जो आपका पैसा जाता है, जो भी जितना भी जाता है, वो भी सरकार के खाते में जाता है, ओके? नेक्स्ट इज ग्रांट एंड एड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी बाहर से हमें ग्रांट एंड एड मिलता है एज अ फ्री फंड की चंदा, वो इसमें आता है। नॉन टैक्स रिसीप्ट्स ऑफ यूटीज की जो ये सारे ऊपर के पार्ट हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट का नहीं आता, यूटीज का। समझ आ रही है? क्यों डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के। इकोनॉमिक सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, समझ आ रही है? ये जितने भी इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, रोड वगैरह, ये सब अल्टीमेटली सरकार के पास आता है मामला। तो इस तरीके से रेवेन्यू रिसीट मिलती है सरकार को, ये है रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स, अगला ग्राफ देखो, देख रहा है अगला ग्राफ? कैपिटल रिसीट्स, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ टू वे ट्रांजेक्शन। व्हाट इज इट? इट्स अ टू वे ट्रांजेक्शन, यानी पैसा अगर आएगा तो वो लायबिलिटी है, हमें वापस करना पड़ेगा, यानी सरकार को वापस करना पड़ेगा, ठीक है? दो तरह से होती हैं, एक तो डेट कैपिटल रिसीट जिसमें ब्याज भी देनी है, डेट वाली चीज है, ठीक है? और एक है नॉन डेट कैपिटल रिसीट, दिख रही है ग्राफ में? डेट कैपिटल रिसीट भी दो टाइप की, एक बोरोइंग यानी उधार मांगना, बोरोइंग, और एक अदर लायबिलिटीज। बोरोइंग में आगे आते हैं, एक होती है इंटरनल बोरोइंग कि अपने कंट्री के अंदर से हमने बोरो किया, और एक होती है एक्सटर्नल बोरोइंग यानी कि बाहर से। एक्सटर्नल बोरोइंग देख लो तो साफ साफ दिख रही है, मल्टीलेटरल लोन्स यानी IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक से लोन उठाना, और बायलेटरल लोन्स यानी किसी कंट्री से लोन उठाना, बस उस कंट्री और हमारे बीच की बात है। आ रही है समझ में? तो ये हो गई एक्सटर्नल बोरोइंग। इंटरनल बोरोइंग क्या होती है? इंटरनल बोरोइंग इज हमने अपने कंट्री से लोन उठाया। एक होता है मार्केट लोन्स, आपने मार्केट से लोन उठाया, सरकार ने क्या करा, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी ले आई और उस सिक्योरिटी को मार्केट में बेचना चाहा, तो जो भी उस सिक्योरिटी को खरीदेगा वो सरकार को पैसे देगा और उस पर सरकार इंटरेस्ट दे देगी, भाई इस टाइम बाद हम आपको इतना इंटरेस्ट देके आपके रुपए लौटा देंगे। तो दीज आर मार्केट लोन्स। एक होता है ट्रेजरी बिल्स, इधर देखो एक बार, कॉन्सेप्ट समझो ट्रेजरी बिल का। सब तरीका एक ही है, बस डिफरेंट वेज है, समझ आ रही है? तरीका एक है, तरीका क्या एक है, टू वे ट्रांजेक्शन है, पैसा आएगा तो लौटेगा, समझ सी बात है? लेकिन बस मेथड अलग अलग हो गया मामला। क्या सीन क्या है इसमें ट्रेजरी बिल्स में? ट्रेजरी बिल्स का मामला ये होता है, सरकार वही सिक्योरिटी निकालती है, लेकिन इसे जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड्स। इस पर सरकार इंटरेस्ट नहीं देती। क्या कह रहे हैं? सरकार इंटरेस्ट नहीं देती इस पर। क्या होता है फिर, लोग क्यों खरीदते हैं ट्रेजरी बिल को? ट्रेजरी बिल इसलिए करते हैं कि सरकार बोलती है हमें सपोज 1000 रुपए का लोन चाहिए आपसे, एग्जाम्पल 1000 रुपए का लोन चाहिए, तो सरकार 1000 रुपए का ट्रेजरी बिल निकालती है, लेकिन सरकार ने सामने वाले बंदे को कितना दिए? 1000 रुपए का ट्रेजरी बिल, लेकिन ये जो बंदा है सरकार को सिर्फ 700 रुपए देगा। कितने रुपए देगा? 700। और जब ये ट्रेजरी बिल को लेने जाएगा सरकार से, एट द एंड इसके रुपए कन्वर्ट करेगा तो उसको टोटल 1000 रुपए मिलेंगे। तो हो गया ना 300 का फायदा, इंटरेस्ट का काम हो गया।
इसलिए इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स, क्योंकि उस पर है नहीं कोई इंटरेस्ट, तो है ही नहीं। ट्रेजरी बिल्स आर कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स। और रिडीम एट पार वैल्यू, कि आपने रिडीम करा उसको पार वैल्यू पे। बट टाइम क्या होता होगा इनका फिक्स? टाइम डिपेंड करता के है, ऊपर होता है। इट मे बी लाइक फॉर सम 90 रिटर्न होता है इस टाइम के बाद। तो वही वाली बात हो गई ना, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स भी हैं, ब्याज वाली बात। 182 डेज, 91 डेज, लाइक दैट। ठीक है, ये कहानी है। अदर इंटरनल डेब्ट्स, सबका यही कहानी है। फंडेड सिक्योरिटी, अदर स्पेशल सिक्योरिटी टू आरबीआई, वेज एंड मीन्स एडवांस। देखो आरबीआई इज बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का खाता होता है आरबीआई में। जब भी सरकार के पास पैसे की कमी होती है, आरबीआई उनको रुपए देता है। तो दिस इज वेज एंड मीन्स एडवांस। ओके, तो ये डिफरेंट तरीके हैं, काम वही है, मामला कैपिटल रिसीट का है। अगला क्या है? अच्छा भी एक बात सुनो तो, हाँ बोलो। सरकार को मान लो पैसों की कमी हो रही है, यस, नोट पे तो सरकार ही छाप रही है। हाँ, सरकार अगर नोट छापेगी ज्यादा तो दिक्कत ये आएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन प्रोडक्शन तो उतना ही है। अब आलू तो 1 किलो ही है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 किलो आलू में कितना भी पैसा छाप लो, फिर वही वाली बात हो जाएगी, 1 किलो आलू के लिए आपको 10-10 बोरी पैसे भर के ले जाने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा। समझ आ रही है? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं फायदा रहेगा। प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, पैसा ज्यादा आ रहा है, ये तो बहुत तगड़ा इन्फ्लेटरी मेजर होता है। पैसे छापना नेवर इज द राइट सॉल्यूशन एट द टाइम ऑफ क्रंचेस ऑफ मनी। दिक्कत हो जाएगी कि आपने मनी तो डाल दिया, प्रोडक्शन नहीं डाला, ये पंगा हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें महंगी और हो जाएंगी, इट बिकम्स मोर इन्फ्लेशनरी। ओके, तो अदर लायबिलिटीज क्या है? अदर लायबिलिटीज में क्या आता है? देखो भाई, अबे देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ये जो पैसा है वो ये कैपिटल रिसीट की बात है, डेट वाली बात है, यानी उसको वो देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो जो प्रोविडेंट फंड का मेनली जो पैसा होता है, प्रोविडेंट फंड जैसा पैसा, जो भी सरकार, आप जो नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू, जो ऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, उनका जो पैसा सरकार लेके बैठी है जस्ट एज अ सिक्योरिटी, वो उस पर सरकार इंटरेस्ट देती है, क्योंकि वो सरकार का तो है नहीं। प्रोविडेंट निकाल लेते ना पापा, कभी पीएफ निकाल लिया, मैंने घर बना दिया, बच्चे की शादी कर दी, ये सब, राइट? तो पीएफ सरकार का पैसा नहीं है, सरकार उस पर इंटरेस्ट भी देती है और उसको बाद में लौटाना ही पड़ेगा। तो दे आर डिफरेंट अदर लायबिलिटीज। रिजर्व फंड्स क्या होते हैं? कुछ फंड होते हैं रिजर्व कर रखते हैं, जैसे रेलवे फंड्स, पोस्ट ऑफिस फंड, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर रेलवे में दिक्कत आती है तो वो रिजर्व फंड उसकी तरह पे उसको देते हैं। अब फंड्स बना हुआ है तो फाइनली इट विल ऑल्सो एक्ट एज लायबिलिटी, सरकार को वापस करना पड़ेगा वो फंड, राइट? बट सरकार कैन यूज इट। अगला क्या है? नॉन डेट कैपिटल रिसीट, जिसमें सरकार को किराया इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। ये 2 तरीके का है। पहला तरीका डिसइन्वेस्टमेंट, आपकी पीएसयू थी, आपने उसको बेच दिया, तो पैसा तो आ गया ना, 2 हो गया। समझ आ रही है? आपने पीएसयू को बेच दिया, शेयर बेच दिए और पैसा वापस आ गया, तो 2 है, लेकिन मुझे सरकार को कुछ ना तो रेंट देना पड़ा ना कुछ देना पड़ा। आ रही है समझ में? एंड अनदर इज रिकवरी ऑफ लोन, जैसे सरकार ने किसी लोन दिया हुआ था और यहाँ पे लोन वापस आ गया, तो इसमें भी सरकार को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, उसको तो मिल रहा है इनफैक्ट। तो दीज आर अदर लायबिलिटीज। समझ आ रही है? सो दीज आर कैपिटल रिसीट्स। और ये बात समझे क्या कहानी क्या है? तो ये रेवेन्यू रिसीट वो थी और कैपिटल रिसीट ये। ओके, तो दिस इज बजट। इसमें हल्का फुल्का लिखने वाली बात है, ज्यादा लिखने वाली बात है नहीं। ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, जब अंदर इसको पढ़ोगे यू विल बी एबल टू नो व्हाट डू यू मीन बाय दैट। ओके, एक बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देख लो। पहला वाला जो ग्राफ था, सबसे पहले वाले ग्राफ पे आओ, ओपन फर्स्ट ग्राफ, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो, वही पलटो, वो पहला वाला देख रहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी 1 वे है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेमेंट, आपने सरकार ने कोई लोन उठाई, उसको इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट तो 1 वे ही है, इंटरेस्ट पेमेंट। डिफेंस और पुलिस, डिफेंस पे खर्चा किया, पेंशन जा रही है, कुछ आ रही है, कुछ मिल थोड़ी रहा है, तो लाइक 1 वे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 1 वे। सब्सिडीज दी, सब्सिडीज हम देते हैं, उसके लिए पैसा थोड़ी आ रहा है, तो सब्सिडीज दे दी, जैसे गैस सिलेंडर है, राइट? सरकार ने बोला हम सब्सिडी दे रहे हैं, काइंड ऑफ दैट थिंग, ताकि सस्ता हो जाए। ठीक है। ग्रांट्स टू स्टेट्स, एग्रीकल्चर सब्सिडी, ग्रांट्स टू स्टेट्स एंड यूटीज, स्टेट को फ्री में चंदा टाइप ग्रांट्स दे दी, उसके बदले उनको कुछ नहीं मिल रहा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ग्रांट टू स्टेट एंड यूटी, इसमें कैसे डिसाइड करते हैं कि पैसा कितना देना है? वेरी नाइस। कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट, ठीक है, एंड कभी कभी नीड ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ड्रॉट आया तो उसकी नीड है तो वहाँ पे देना पड़ेगा, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और ये इसमें हल्का सा रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ही कैन डिसाइड, हल्का सा कंसल्ट कर सकती है फाइनेंस कमीशन को, लेकिन फाइनेंस कमीशन का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता।
फाइनेंस कमीशन का रोल होता है बेसिकली शेयरिंग ऑफ टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस में वो शेयर करने में ज़्यादा रोल होता है। ग्रांट्स में थोड़ा सा सरकार थोड़ा इधर हल्का सा कर सकती है, डिस्क्रिमिनेशन टाइप। ओके, अगला है पेंशन एंड सैलरीज। अग्निवीर क्यों बना है? क्योंकि पेंशन बिल ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, अब लोग ज़्यादा जी रहे हैं। सरकार बोली कब तक पेंशन नहीं ठीक है, धीरे धीरे सारे सेक्टर में हटाई। पहले आर्मी में थी, याद है 2004 वाला बिल, उसमें हर सेक्टर हर गवर्नमेंट पेंशन हटाई थी, बस आर्मी के पास थी। अब आर्मी में अग्निवीर आ गए, बोला कब तक देंगे भाई, बाकी जॉब्स में पेंशन नहीं मिलता। पेंशन नहीं मिलती। एक नई अटल पेंशन स्कीम है, एक देयर टू सिस्टम, एक ओल्ड पेंशन स्कीम, एक न्यू पेंशन स्कीम, समझ आ रही है? ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत क्या होता है कि आप जब रिटायर होने वाले हो, आपकी लास्ट टाइम जो आपकी सैलरी थी उसकी आधी तनख्वाह आपको पेंशन की तरह मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम ऐसी थी जो चल रही थी। अब क्या है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब क्या, एनीबडी कैन हैव द पेंशन। अगर वो स्टार्टिंग से कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करता है तो एक एज के बाद उसको पेंशन मिलेगी, सरकार देगी। तो दिस इज न्यू पेंशन स्कीम, एनीबडी, आइदर गवर्नमेंट और एनीबडी, ठीक है, तो न्यू पेंशन स्कीम है। 100 रुपए डालो। तो ये चीज़ है।